हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कंप्लीटली सॉल्यूशन देखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन का। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। 12th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके लॉजिक्स आपने पहले ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, तो यहाँ से आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है आपका पहला कैसा था। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी चैप्टर्स के नोट्स हैं उनको फॉलो करिए। एटलीस्ट 1 से 2 बार उनको रिव्यू करिए, उसके बाद इस पे आइए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा आता है, देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। ठीक है, स्फीयर्स हैविंग चार्ज, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड दूसरे का दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए इसके, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर आपका देखते हैं हम चार्जेस। तो सबसे पहले आप चार्जेस देख लीजिए। तो Q1 आपको दिया हुआ था और Q2 आपको दिया हुआ था। तो सेम हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन से हमने उठा लिया है। ठीक, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक, ये देखिए अब आगे आपको दिया हुआ था R बिट डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है 30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हम ऐसा यूनिट में वर्क करते हैं तो यहाँ पर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे फोर्स निकालने को बोला हुआ है। फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ लगाना है आपको, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला फोर्स का आप लगा देंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला डेफिनेटली सबका बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी बोला जाता है इसको फॉर फ्री स्पेस। तो अपन को ऊपर कोई मीडियम नहीं दिया है, मतलब फ्री स्पेस है। तो यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो आपकी ये होती है। ठीक, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे। देन उसके बाद 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी है। Q1 Q2 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। यहाँ पे Q1 Q2 इन्होंने पुट नहीं किया, लेकिन आपको Q2 भी पुट करना है यहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हटाइए। यहाँ पर आप Q2 भी पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे और ये फोर्स है। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻⁻7 × 3 × 10⁻⁻7 अपॉन आपका 0.3 है, तो 0.3 × 0.3 इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक, चलिए तो अपन देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो 0.3, तो इसको हम पॉइंट एलिमिनेट करते हैं तो आगे ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी एलिमिनेट करते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे 9 को। अब देखिए अपन देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये दोनों का इंटू करते हैं तो 6 आ रहा है आपका। अब 10 की पावर्स देख लेते हैं, 10 1 1 और 9, ये 11 हो चुका है आपका। ठीक, 11 हो चुका है और माइनस में कितना है, माइनस में -7 मतलब 14। 11 और 14 इसका मतलब 10⁻³ आपका बचेगा न्यूटन फोर्स की यूनिट। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आप इसको फॉलो मत करिएगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, आप इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो आपको पता चल गया है यहाँ पर सेम नेचर में है। सेम नेचर का मतलब क्या होता है, कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे सेम नेचर के कारण, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन टू देखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या क्या दिया हुआ है आपको। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस इन एयर। यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है
चार्ज गिवन है। और यहाँ पर फर्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, ठीक, टू स्फीयर चार्ज। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, यूनिट्स देख लीजिए। उसके बाद सेकंड दिया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट फोर्स। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन है, हमको वो यूज करना है, इसमें सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्या क्या गिवन है वो हमको यूज करना है, तो इसका अपन क्या फायदा लेंगे। चलिए एफ अपन को दिया हुआ था, ठीक, एफ हमें दिया हुआ था तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें दिया हुआ है चार्ज ऑन स्फीयर, माइक्रोकुलाम में गिवन था, तो माइक्रोकुलाम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻�6। ये आपका नेगेटिव में दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, ये भी माइक्रोकुलाम में दिया हुआ है, तो इसको 10⁻⁻6 के साथ लिख देंगे। अब हमारे फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, ये आप सबको पता है। अब आपको करना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो हम डिस्टेंस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और फोर्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया हमने उसी फॉर्मूले से, ठीक। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, 1/4πε0 की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यूज ये लिखी हुई हैं। फोर्स आपको दिया है 0.2, तो 0.2 हमने ये लिख दिया है। अब ये कैलकुलेशंस आपको जिस तरीके से मैंने पहला करा उस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस तरीके का टर्म आ रहा है आपका, ये वैल्यू थी आपकी r² की। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अब r की वैल्यू निकालनी है, तो आप अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है, इसको जब कंपाइल करेंगे तो आपका 0.12 मीटर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था बोथ द स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो आपसे पूछा था सेकंड स्फीयर किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक, इस तरीके से पूछा हुआ था आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल देना है बोथ द स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स। अगर दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो जितना फर्स्ट दूसरे पे लगा रहा है उतना दूसरे पहले पे लगा रहा है, तो दोनों का कंबाइंड फोर्स निकालते हैं हम, तो दोनों का फोर्स हमेशा सेम होगा, अगर आप एक की साइड से निकालें या दूसरे के साइड से निकालें, ठीक है। तो ये आप हो जाएगा देयर फॉर द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, वो भी आपका सेम ही होगा जो फर्स्ट लगा रहा था सेकंड पे, ठीक। तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अब जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो थोड़े से लॉजिक यूज करें। चेक वेदर द रेशियो KE² GME/MP इज डायमेंशनलेस। तो ये आपका ध्यान रखेंगे आप, तो ये 11th क्लास का लॉजिक आ गया। लुक एट द टेबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस। तो ये आपको इस चीज को आपको देखना है चेक करके कि क्या ये डायमेंशनलेस है। तो इसके लिए इसमें जो जो चीजें यूज करी गई है उनकी डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम डायमेंशन। तो सबसे पहले जी की डायमेंशन हो जाती है आपकी nm² kg-2, ठीक। तो ये हमारी हो गई जी की। इसी तरीके से हमें पता है कि Me और MP क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी यूनिट क्या होगी, kg होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, kg होगी। अब यहाँ पे आपको इसको देख लेते हैं, E है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कूलम्ब हो गई इसकी। अब क्या आपका 1/4πε0 होता है, और इसकी हम स्टार्टिंग में ही हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, हम फोर्स के फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट भी आपको पता है, आप सारी यूनिट्स आपको पता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको रख देना है इस फॉर्मूले के अंदर सारी यूनिट्स को। तो सारी K की यूनिट रख दी हमने, E² था तो E² कर दिया हमने, और यहाँ पर G की रख दी हमने, kg। अब उसके बाद हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि हर एक टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो ये अच्छा, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है इन्होंने, कुछ मिस्टेक्स है इसमें, तो मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपका डायमेंशन, जब इसकी यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं हो सकती।
तो ये हो गया m0 जो डायमेंशन लेस हो गया। अब अगर इसका अगर आपको वैल्यू निकालने को बोल दे कि इसकी वैल्यू भी बता दीजिए आप, तो वैल्यू बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ई की वैल्यू भी आपको पता है, सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक है, प्योर बेसिक। तो आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है एम ई क्या होता है, आपको पता है एम पी क्या होता है। सारी वैल्यूज उठा के आप इसमें रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला होगा तो इस तरीके से आप वैल्यू भी निकाल देंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया उसको। ठीक, अब आ जाते हैं हम अगला। तो अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज मतलब आप लोग पता होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन करा होगा आपकी जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका, और आपको आंसर नीचे भी मिल रहा है वर्ड में। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट मेन है यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो आपके एक्सरसाइज टाइम पे ऑलरेडी कवर हो गए होंगे। ठीक, और अगर नहीं कवर हुए हैं तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, वो उनके आप फ्यूचर में ट्राई करूंगा कि उनको आपको सॉल्व करवाऊं। ठीक है, चलिए अगला है आपका, वाई कैन वन एन क्वांटाइज। अब यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है लार्ज स्केल पे आप क्वांटाइजेशन यूज क्यों नहीं करते। लार्ज स्केल मतलब आप समझ सकते हैं कि हम छोटी सी जगह के लिए क्वांटाइजेशन यूज करते हैं, हम बड़ी सी जगह के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ी चीजों के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पर इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम लार्ज स्केल में इसको यूज नहीं करते। और इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, तो ये आपको फॉलो करना है, ये आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपके पास आंसर इसके थ्योरेटिकल आंसर्स नहीं हैं तो। अब अगला है वो 1.5, वो भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा। तो अब इसमें बोला हुआ है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क क्लॉथ। ये भी आपका रबिंग बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन के अंदर कवर हुआ होगा ये टॉपिक आपकी एक्सरसाइज में। तो ये भी वही बिल्कुल सेम है। ठीक, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा है तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम फिर से न्यूमेरिकल पार्ट पर, क्योंकि मेन टारगेट हमारा न्यूमेरिकल्स ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अब आपको 4 चार्जेस दिए हुए हैं, QA, QB, QC, QP, QD, सबकी वैल्यूज दी हुई है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं, और स्क्वायर की जो आपकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम सेंटीमीटर प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब सेंटर पे जो चार्ज है उस पर निकालना है आपको कि कितना चार्ज होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी ज्यादा एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्क्वायर डिजाइन करना है। तो अपन सबसे पहले एक स्क्वायर डिजाइन कर लेंगे। तो ये हमने स्क्वायर डिजाइन कर लिया है। ठीक, तो इस स्क्वायर को आप देख रहे होंगे, इसके कॉर्नर पे जो जो अपन को चार्जेस दिए हुए थे, अब आपको पता ही होगा कि ABCD ऐसे मैनर में चलते हैं, या तो इधर से चल लीजिए या इधर से चल लीजिए, तो इसकी गलती ना करें आप। हमने क्या किया, पूरा स्क्वायर डिजाइन कर लिया है, चार्जेस को लोकेट कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या क्या गिवन था हमें। तो गिवन के ऊपर आ जाते हैं हम। तो गिवन के ऊपर हमारे पास क्या क्या गिवन था, यहाँ पर हमको गिवन था, सबसे पहला हमें साइड्स गिवन थी, तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल की जरूरत पड़ेगी हमें, डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से कि OA, OB, OC, OD सारे बराबर होते हैं आपस में, और डायगोनल का हाफ होगा, ये भी आपको पता है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब अपन ने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है 1 माइक्रोकूलम का, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब हमें इस पर निकालना है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस डायगोनल पे देखिए, ये 2 है, ये 2 है। ठीक, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसके साथ देखेंगे तो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक, लेकिन इसी की अपोजिट डायरेक्शन में एक और बैठा हुआ है चार्ज, जो कि +2 माइक्रोकूलम है। अब ये भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब दोनों जब सेम
अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली जब यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। सेम अमाउंट से ये एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा, फिर से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब इस केस में यहां पर जो फोर्स है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो लग रहा है 0। ठीक, तो इसका आप ध्यान देंगे, बिल्कुल क्या लगेगा, 0 लगेगा, 0। ठीक, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। अब आ जाते हैं हम 1/1.7 क्वेश्चन पर। तो 1.7 क्वेश्चन में भी थ्योरेटिकल बोला हुआ है और बहुत ही आसान है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। ठीक है, एक ये हो गया आपका। दूसरा आपका वाई, आपको पता है कि फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूअस ट्रेवल करती हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि जंप आउट कर देती हैं, तो सडन ब्रेक तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो इलेक्ट्रिक कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज ऑफ द चार्ज एक्सपीरियंस द कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रेस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, और फील्ड कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, जंप आउट नहीं कर सकती, कोई चार्ज जंप आउट नहीं करता, कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करता है, ये इसका रीजन है। ये रीजन आपको, ये तो बिल्कुल भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। मैग्नेट के लिए सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्नैपशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक, चलिए आते हम नेक्स्ट 1.8 पर। तो 1.8 में आपको दिया है 2.4 QA दिस एंड QB दिस आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। अब यहाँ पे पहला बोल दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट बोला हुआ, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बोला है इफ द नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस एट दिस, क्योंकि बिना टेस्ट चार्ज के हम फोर्स नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक चार्ज रख दिया और बोला अब यहाँ पर फोर्स बता दो। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर होगा। सबसे पहले हमारा पहला काम है कि हम क्या करें, सेंटीमीटर। अब हमने मिड पॉइंट निकाल लिया ये, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एक चीज और करेंगे, यहाँ पे इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर फोर्स देख रहे हैं हम, तो ये प्लस क्यू से लग रहा है। ठीक, तो आपको पता होगा कि प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाता है फोर्स। तो जब E1 अपन निकालेंगे, ठीक, E1 प्लस इसके कारण, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला है E का, आप सबको क्लियर होगा। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, सिंपल सा हमने Q की वैल्यू पुट कर दी है। 3 माइक्रो था, तो माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस OA है, OA मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हम रख देंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हमने वैल्यूज रखी हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो हमने लिख दिया अलोंग OB। सिमिलरली आप जब देखेंगे इसके लिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है देखते हैं। हमने ये फिर से यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे उसका भी और इसका भी। तो हमने उसको भी सिंप्लीफाई किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया। चलिए, अभी इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, लास्ट में करेंगे अपन। यहाँ पे देख लेते हैं। अब E2 भी जब आप निकालोगे, E2 भी क्या होगा आपका 3⁻⁻, ये आपका क्या है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, डायग्राम में समझिए। अब जब इसके लिए निकालेंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती हैं, माइनस की तरफ होती हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी OB ही रहेगी। ठीक, और वैल्यू सेम है, तो वैल्यू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो आप देखेंगे ध्यान से, जब E2 निकालेंगे तो E2 का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, और मैग्नीट्यूड निकाला तो पॉजिटिव भी हो गया अलोंग OB। ठीक, अब हमको टोटल फील्ड निकालनी है, कहाँ पर, हमें निकालनी है E पर, सेंटर पर। तो यहां पर अपन टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, E = E1 + E2। सिंपली दोनों बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/4πε0 की वैल्यू रखकर। तो 1/4π, ये क्यों हुआ मैग्नीट्यूड ऐड? क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, अपोजिट में होता तो कैंसिल होता, माइनस होता। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसको हमने वैल्यूज पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आ रहा है। ये कैलकुलेशंस आप लोग करके देखेंगे, इससे आपकी थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन जो डिवाइड वाले जो कैलकुलेशन से करके देखिए, बहुत आसान होते हैं, टफ नहीं है। 10 टू द पावर को एक साथ सॉल्व करिए, रिमेनिंग को एक साथ सॉल्व करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो पहला आ चुका है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमसे बोला हुआ था अगर वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज क्यू जो कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम है, ये रख दें तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। तो आप सबको फॉर्मूला याद होगा फोर्स का, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो, सिंपल सा QE, सिंपल सा आपको जो आपने Q निकाला उसमें आपको, सॉरी आपने जो E निकाला उसमें आपको Q से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी को आप लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, आपको क्लियर पता होगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो OA इसको रिपेल करेगा और OB इसको अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 1.9 की तरफ। तो 1.9 में हमको दिया हुआ है सिस्टम ऑफ, देखिए क्वेश्चन स्टफ नहीं है, बस समझिए प्रॉपरली। तो क्या है, सिस्टम हैज द टू चार्ज QA एंड QB, वैल्यूज दी हुई है इनकी। अब ए को ए का पॉइंट दे दिया, आपको बी का पॉइंट दे दिया। रिप्रेजेंट व्हाट आर द टोटल चार्ज, पहला पूछा है टोटल चार्ज, दूसरा पूछा है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए बेटा लोगों इसको करने के पहले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो एक अपने ग्राफ बना लिया, क्योंकि इसके z एक्सेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, इसलिए अपन ने z एक्सेस पे 2 पॉइंट ले लिए A और B। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब ये दिख रहा है माइनस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर बायो वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो ये 3D का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y इधर होते हैं और z इस तरीके से होता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या बोला था हमसे, पहला बोला था हमसे टोटल चार्ज बता दीजिए। तो टोटल चार्ज आपका क्या होता है सिस्टम का, दोनों चार्जेस का प्लस कर देंगे सिंपली आप। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो ये बराबर भी हैं और पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो सिस्टम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, टोटल चार्ज उसका हो गया नेगेटिव। आगे आ जाते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ 15 है, यहाँ से यहाँ 15 है, टोटल कितना होगा 30 हो जाएगा, टोटल 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, डाइपोल की लेंथ भी आपने निकाल ली है, बहुत बढ़िया। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, डाइपोल मोमेंट का। ठीक, Q × 2A आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2A मतलब डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस 30 है, तो आप उस पर फोकस करिएगा। तो Q आपका क्या है, Q आप कोई सा भी एक ले सकते हैं दोनों में से, क्योंकि मैग्नीट्यूड यूज होता है यहाँ पर। तो Q हम कोई सा भी ले लेते हैं, हमने चलिए ये ले लिया। डाइपोल है, दोनों जगह सेम चार्ज होंगे, बस अपोजिट मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा दोनों, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, साइन अलग अलग होगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। ठीक, इसलिए कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेना है आपको। तो ये हो गया आपका, और डिस्टेंस आपका अपन ने भी निकाला 0.3, मल्टीप्लाई करिए आपका आ गया। और अलोंग किस में है, z डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं मैं। ठीक, नोट्स बनाने हैं, अगर एक बार में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा आराम से उसको रिपीट देख लीजिए उस क्वेश्चन को, और अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट ड्रॉप कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो जो क्वेश्चन में, जैसे सर क्वेश्चन नंबर 1.10 में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम है सर, इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसे करके कोई कमेंट ड्रॉप कर देना। अब आ गए अपन 1.10 पे। तो 1.10 में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट, मतलब P दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अलाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, मैग्नीट्यूड भी दे दिया भैया। ठीक, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है आपको, डाइपोल मोमेंट दिया है आपको, थीटा दिया है आपको, और यहाँ पे आपको टॉर्क निकालने को बोला हुआ है। मतलब सब कुछ दे दिया, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आपको P दे दिया है, ठीक, आपको P दे दिया है, आपको थीटा दे दिया है,
आपको ई दे दिया है, सब कुछ आपको गिवन है। आपको सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला याद कर लेना है बेटा लोगों। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा। और भी लगाते थे हम, लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए डायरेक्ट ये लगाएंगे। वेक्टर फॉर्म में भी लगाया हमने, ठीक। तो ये वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, पी की वैल्यू रखी हमने, फिर हमने यहाँ पर रखी ई की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिंपली तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। साइन की वैल्यू रख देंगे साइन 30 की और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम 1.11 देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक। अब यहाँ पर भी थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अ पॉलिथीन piece is rubbed with the bowl is found that the have negative charge of this, ठीक है। अब इस पर बोला एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, ठीक है, किस से किस में जा रहे हैं। और दूसरा इफ देयर इज अ ट्रांसफर द मास ऑफ द, तो मास भी क्या ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपको क्या बोला है भैया, पॉलिथीन का क्या बोला हुआ है, चार्ज दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁻⁷। तो आपको क्यू दिया हुआ है पॉलिथीन के ऊपर, ठीक है। अब आप सबको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी याद है चार्ज की। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बोलती थी कि Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, प्लस माइनस NE होता है। N क्या होता है यहाँ पर? N आपका इंटीजर होता है यहाँ पर, ठीक। N आपका यहाँ पर इंटीजर होगा। तो आपको अगर मैं बोल दूं कि बच्चा लोगों मेरे को निकाल के दो नंबर ऑफ चार्ज, क्वांटिटी निकाल के दो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली Q/E कर देंगे, ठीक। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करा है, ठीक। तो E की वैल्यू आपको पता था, Q आपको दिया हुआ है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे कैंसिल आउट करेंगे चीज़ों को, तो हमारा 1.87। अच्छा, मेरी स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ आपको कि ये डिविजन्स आप लोग परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप सीधे आंसर लिखते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न सारा सीखने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अगर आप ये कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे सेल्फ, और अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक। लेकिन आपको सजेशन है कि आप इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। टफ नहीं है, बोल रहा हूं मैं आपसे, टफ नहीं है, ठीक। अब सेकंड क्या बोला था आपसे कि क्या मास भी ट्रांसफर होगा चार्ज ट्रांसफर हुआ तो? हाँ भैया, जब चार्ज ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, तो मास भी ट्रांसफर होगा। कितना होगा? जितने इलेक्ट्रॉन हुए ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन हुए ट्रांसफर, उसमें सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उनको मल्टीप्लाई। तो अपन ने अभी निकाला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को, ये 1 है यहाँ पे, गलत लिखा है फिर से, ये एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल मास कितना जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो क्या हो जाएगा 10 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से n हो रहे थे ट्रांसफर, तो n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद हम आते हैं 1.12, तो क्या है, टू इंसुलेटेड चार्ज ऑफ कॉपर शेप A and the center space by इतना, what is the mutual force of the electrostatic repulsive the charge of each is इतना। चार्ज दिया हुआ है, the radius of the A and B as negligible, मतलब छोटे छोटे हैं, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब रेडियस को हम उसमें नहीं लेंगे। अब आपको क्या बोला हुआ है, दोनों पे चार्ज दे दिया आपको, QA और QB पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, ठीक। सबसे पहले आपको क्या बोला है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब मैग्नीट्यूड सेम, मतलब डायरेक्ट बुक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है दोनों, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको फोर्स निकाल लेना सबसे पहले, ठीक। अब इस पे सेकंड में क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल।
ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आराम से आ जाएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है, ट्रिक करा जाता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या बोला है, चार्ज डबल कर दें ऊपर जो है उसमें से, एंड डिस्टेंस को हाफ कर दें, मतलब डिस्टेंस आधा करना है, चार्ज डबल के। तो पहले अपन पहली कंडीशन सॉल्व कर लें, चलिए पहली कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर दिए हमने। वैल्यूज पुट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हमारा आंसर आ चुका है, आंसर क्या आ चुका है हमारा, 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये हमारा पहली कंडीशन का आंसर है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, अब आपको इस ट्रिक से नहीं, अब आप मेरी ट्रिक से करिए। क्या करना है, आपको बोला है कि जो QA है वो 2QA बन जाएगा और ये 2QB बन जाएगा, ठीक है। दूसरा R के बारे में बोला है, R/2 बन जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको हमारा जो फॉर्मूला था पुराना वाला हमें वो लगाना है, उसमें अपन वैल्यू चेंज करते जाएंगे बस, ठीक। तो ये हो जाएगा 2QA 2QB अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने क्यों किया आप लोगों को बता दूंगा। अब मेरे को ये चारों जो टर्म्स हैं इनको बाहर निकालना था। 2 इंटू 2 4 हो रहा है आपका, ये 1/2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये भी 4 हो जाता है। एक 4 ये ऊपर आ रहा है, एक 4 ये ऊपर आ रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन R स्क्वायर, और ये वैल्यू अपन ने ऊपर अभी जस्ट निकाली है। तो आपका नया फोर्स क्या हो जाएगा, नया फोर्स आपका हो जाएगा 16 इंटू जो फोर्स आपने ऊपर निकाला था, ठीक। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है उनको। तो आप ट्राई करेंगे कि आप सब्स्टिट्यूट ना करते हुए इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा फास्ट कर पाएंगे आप, ठीक। तो हो सकता है ये यहाँ पे हाफ बोला है, कुछ और कंडीशन दे दे, तो उस हिसाब से आप सिंपली उसी में लगाएं, उनको रिप्लेस करें, कांस्टेंट को बाहर निकालें और इसको पुरानी वैल्यू से रिप्लेस कर दें, ठीक। अब 1.13 अब पिछले क्वेश्चन से रिलेट करा हुआ है इसने। सपोज द A और B द एक्सरसाइजेज हैव आइडेंटिकल साइज एंड द थर्ड। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, मतलब थोड़ा भी नहीं बोल सकते इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करा गया है, आप लोगों को देखते हैं। अब यहाँ पर A और B एक्सरसाइजेज हैव अ सेम साइज, ठीक है, एंड द थर्ड स्फीयर ऑफ द साइज सेम साइज बट अनचार्ज। मतलब ये आपका A था, ये आपका B था, समझिएगा, ठीक है। ये A था, ये B था। अब आपका एक C आ रहा है, इसके पास चार्ज आपका मान लो Q है और इसके पास चार्ज मान लो आपका Q है, ठीक। अब एक आ रहा है भाई साहब, ये आ रहे हैं C भाई साहब आ रहे हैं। अब ये क्या बोला है C के बारे में कि C आपका है अनचार्ज, ये है अनचार्ज, ठीक है। ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ फर्स्ट, कांटेक्ट में आ रहा है मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब ये आए यहाँ से चलते 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 आए, ये यहाँ पर आ गए, इससे टच हो गए। अब जैसे ही टच हुए चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों में, चार्जिंग बाय कंडक्शन याद आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड है ये। अब इसके बाद देन इज ब्रॉट इन द कांटेक्ट विद सेकंड, मतलब फिर अब यहाँ से जाता है ये, यहाँ से जा रहा है ये, तो अब इसके पास चार्ज कितना है भैया, इसके पास चार्ज है C, इसके पास चार्ज है Q/2 जब स्टार्टिंग में पहुंचा यहाँ पर। तो अब ये इसके पास चला गया, तो अब टोटल चार्ज कितना होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट का, यही होगा टोटल चार्ज, क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, ठीक। अब यहाँ पर पहले तो ये इसके पास आया, पहले पास आएगा तो पहले तो इन दोनों का चार्ज 1 होगा, तो ये आपका हो गया 3Q/2, ठीक। उसके बाद 3Q/2 ये दोनों का कंबाइंड चार्ज था C और B का।
अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये वापस इससे अलग हो रहा है, तो अलग होने के पहले ये चार्ज आधा आधा बटेगा दोनों में, तो इसको मिलेगा 3q/4, इसको भी मिलेगा 3q/4 और ये चला जाएगा। तो अब B के पास कितना बचा 3q/4, A के पास कितना बचा q/2। क्या समझ में आया आपको? ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने पार्ट स्टार्टिंग से एलेबरेट करा इसको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर दिक्कत आ रही है। तो अभी अपने पास करंट सिनारियो है जब A के पास कितना है q/2 है, B के पास कितना है 3q/4, ठीक, B के पास कितना है 3q/4। तो ये आपको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वही वैल्यूज आपको रख देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब आपका ये 3 आ रहा है, ठीक, Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी हुई थी 6.5 × 10⁻⁷, तो Q की जगह आप वो रख देंगे, बाकी जगह ये रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक। पहले आप इसको कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा का तरीका रहेगा ये, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 3 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं आपको। ये 3 और ये 4, ये 8, मतलब 3/8 को मुझे बाहर निकाल लेना है। 1/4πε0 की जगह मैं रख दूंगा 9 × 10⁹ Q × Q स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁷, क्योंकि ये अपने पिछले क्वेश्चन से ही लेने को बोला था का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। तो ये है सिंपल सा, कुछ भी नहीं है उसमें, बस एक ट्रिक थी उसमें कि वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने इस तरीके से दिया था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको अब बता दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन था, इन द फिगर द 3 चार्ज और दिस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज रेशियो, ठीक है, गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज एंड विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। सबसे पहले तो आपको इनका बताना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो आप ये अगर नहीं बता पा रहे हो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है रिवीजन की, क्योंकि कोई चार्ज यहाँ से आ रहा है और ये प्लस की साइड चला गया, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा जब भी प्लस की साइड अट्रैक्ट हो गया। ये भी जाते जाते प्लस की साइड जा रहा है तो ये भी आपका माइनस चार्ज होगा जब भी प्लस की साइड हो गया। ये नेगेटिव की साइड आ रहा है तो ये प्लस चार्ज होगा। तो इसका साइन आपको इस तरीके से मिल गया बहुत ही आसानी से, ठीक। तो ये आपको मिल गया। अब आपको पता है कि उसने पूछा है कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, आप बताइए। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा चार्ज है जो बहुत ज़्यादा डेविएट कर गया अचानक से। तो तीनों को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा डेविएट ये वाला चार्ज कर रहा है, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा वो ही होगा जिसका रेशियो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, वो ही सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। बस ये आपको देखना था, ठीक। बाकी आप इन थियोरेटिकल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। 3 इज द मैक्सिमम, इट हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेविएट वही करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, E आपको दिया हुआ है, कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आगे अपन को क्या क्या निकालने को बोला हुआ है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to the YZ, ये ध्यान रखना YZ प्लेन बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे बोल दिया व्हाट इज द फ्लक्स, यहाँ पर दूसरे केस में आपको एंगल दे दिया है। पहला आपको I दिया हुआ है, I, ठीक। पैरेलल टू क्या बोला हुआ है, पैरेलल टू YZ प्लेन, मतलब इसके पैरेलल होगा यहाँ ऐसे कुछ, पहली चीज। उसके बाद आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही होगी, ठीक। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे अभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो E हमें दिया हुआ था, हमने मॉड निकाल लिया, I हट जाएगा उससे।
ठीक है, एस हमें दिया हुआ था साइड ऑफ अ स्क्वायर, हमने क्या किया, सिंपली मीटर में कन्वर्ट कर दिया और हमने एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया, क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और फ्लक्स के लिए भी एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो अपन ने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो मैंने कंडीशन बताई ये इसके पैरेलल है, ठीक, और इससे नॉर्मल होगा इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है एन कैप जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये थी और इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल कितना होगा, एंगल आपका होगा 0 डिग्री। ठीक, सिर्फ इसलिए ये डायग्राम बताया था आपको, तो ये क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है ई ए कॉस थीटा, ठीक, कोई दिक्कत, सिंपली आपको ए की वैल्यू भी पता है, आपको ए की वैल्यू पता है, आपको कॉस थीटा मतलब कॉस 0 की वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यूज आपको पता है, आप पुट कर देंगे। सेकंड केस में कुछ नहीं है, सेकंड केस में सिर्फ एंगल को 60 डिग्री कर दिया है, तो आपको थीटा की जगह 60 डिग्री ले लेना है सिंपली, और 60 डिग्री रख देना है, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये रख के आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फ्लक्स। अब यहाँ से थोड़े अच्छे थोड़े क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्साइज, पिछले जो क्वेश्चन है उसके थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड इतना, ठीक, oriented so that the its face are parallel to the coordinate of plane, ठीक, तो इसकी फेसेस इसको कोऑर्डिनेट को फेस करते हुए रखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब है, अब क्यूब, अब सबसे पहले बात है आपको फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक, अब यहाँ पे क्या, ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, 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 इस बात पे ध्यान रखिएगा, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एंगल कितना, 90 डिग्री। Therefore the number of field line intersecting the cube are equal to the number of field line facing out the cube, जितनी इंटरसेक्ट कर रही हैं आउट भी निकल रही हैं, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा आपका इस केस में, 0। और पहली चीज से भी आपको पता चल रहा होगा, और इसका मैंने आपको एक डायग्रामेटिक भी बताया था कि अगर जैसे मान लो ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक, ये फील्ड लाइन जा रही है और कोई ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से रखा है जो इनसे 90 डिग्री बना रहा होगा, तो इस केस में फ्लक्स कितना था आपका, 0। ठीक है, तो ये ही केस है आपका फ्लक्स इक्वल टू 0। ठीक, ये केस हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। अब आ जाते हैं आगे, तो अब देखिएगा आप थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से फ्लक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना है आपको। फ्लक्स को रिवाइज आपने करा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑन द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, फ्लक्स दिया हुआ है, चार्ज पूछा हुआ है, पहली चीज। दूसरा, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 वुड यू कंक्लूड दैट देयर वाज नो चार्ज इन द बॉक्स। तो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, अपन ने इसके ऊपर वाला केस पढ़ा है, तो नेट 0 के लिए को आप ये नहीं बोल सकते कि चार्ज 0 होगा। ठीक, इसको अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आपको फ्लक्स दिया हुआ है और आपसे बोला है चार्ज बताइए, तो आपने सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपली सी बात है, आई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई क्वेश्चन में दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से आपने क्यू निकाल लिया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरा केस बोला था कि क्या चार्ज 0 होगा, चार्ज 0 नहीं होगा, चार्ज 0 नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि
उसके नेट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज। ठीक, नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज जीरो है। ठीक, इफ द नेट फ्लक्स इज जीरो। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन बॉडी में चार्ज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार्ज ही जीरो है, नेट चार्ज जीरो और चार्ज जीरो में अंतर है, इस पे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया आपका, अब आपको दिया हुआ है अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलम, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये कंडीशन यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर से मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है, हिंट क्या दिया हुआ है, थिंक द स्क्वायर एज द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, मतलब इसने बोला है कि आप इमेजिन करिए कि यहाँ एक क्यूब था आपका, यहाँ आपका एक क्यूब है, उसकी एक साइड क्या है, ये है, तो आपको एक साइड से पूछा हुआ है। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा, कितनी साइड होती हैं, कितनी फेस ये होती हैं, फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं क्यूब में, तो जो टोटल फ्लक्स निकल रहा होगा उसको 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, सिंपली सी बात बोला जाए तो। ठीक, चलिए देख लेते हैं एक बार। अब आपका क्या है, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब एक फेज से, वन फेज से कितना निकलेगा, टोटल क्यूब से इतना निकल रहा था, वन फेज से कितना निकलेगा उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो नया फॉर्मूला आपका ये आ गया। अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको चार्ज गिवन था, जी हाँ आपको चार्ज गिवन था, और परमिटिविटी फ्री स्पेस की आपको याद रखनी पड़ेगी। इवन आपका जब बोर्ड एग्जाम होता है तो उसके स्टार्टिंग पेज पे पेपर के आगे लिखी हुई आती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आप पुट कर देंगे, 1/6 का ध्यान रखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 फेसेस थी तो उसमें से एक से निकालना था, इसलिए। अब आपका अगला आ गया, अ पॉइंट चार्ज दिस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सिंपली बात है, यहाँ पे पूरा क्यूब नेट बोला है और क्यूब की बात हुई है, तो आपको सिंपली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप सबको पता होगा कि फ्लक्स सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सी सरफेस है, लेकिन अपन ने पिछला केस देखा तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एक बाउंडेशन दे दिया था कि भैया सिर्फ एक से बताओ, एक से कितना बाहर निकलेगा, तो टोटल नहीं पूछा था, बस एक फेस से बोला था, इसलिए 1/6 से डिवाइड किया। लेकिन अगर शेप चेंज होता है, जैसे क्यूब को स्फीयर बना दिया या क्यूब को डबल कर दिया, तो उससे फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला देखो उसमें कहीं भी डायमेंशंस नहीं है फिगर की। ठीक, तो ये आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q भी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट भी आपको पता है, दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, चार्ज भी आपको पता था, चार्ज भी पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है, दोनों की वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है पासिंग थ्रू द स्पेशल गॉसियन सरफेस ऑफ दिस, रेडियस दी हुई है, ऑन द चार्ज इफ द रेडियस। चलिए, दो चीजें गिवन है आपको, फ्लक्स गिवन है और आपको डायमेंशन गिवन है और रेडियस गिवन है। मतलब इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन वर डबल, हाउ मच वुड फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि शेप पे डिपेंड ही नहीं करता, तो डबल करो या ट्रिपल करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स को। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है।
इसको इधर भेज दीजिए, पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका केस था कि ये आपका फ्लक्स है, तो जब सरफेस को बड़ा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस रिमेन सेम। ये सेम ही है बेटा, लोगों ध्यान रखिएगा। -1 इंटू ये वही लिखा हुआ है, बस उन्होंने अलग तरीके से लिख दिया, आप यही लिख लेना। ठीक। दूसरा केस क्या बोला था, दूसरे केस में आपको निकालना था फ्लक्स दिया हुआ था आपको, और आपको क्यू निकालना था। तो क्यू आप सिंपली इसको इधर भेज के निकाल सकते हैं। ये निकाल दिया इन्होंने, चार्ज इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया। ठीक। थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को, तो आप चाहें तो आप जो क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो उनको आप वीडियो के साथ परफॉर्म भी करिए रोक कर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉपर होने वाला है सब कुछ। अब अगला आ जाते हैं अपन इस पे। तो यहाँ पर आपका दिया है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस दिस हैज द अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इतना क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द पॉइंट रेडियली इनवर्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा, ये वैसे इस साल का बोला जाए तो इस साल के सिलेबस में नहीं है ये, क्योंकि ये आपका स्फीयर वाला आपका लॉजिक हटा दिया गया है। ठीक। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि नया कुछ नहीं है उसमें, सेम फॉर्मूला यूज होंगे, सब कुछ सेम होगा। तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आपको जो चीज़ें गिवन थी आपने लिख दी। ठीक। इसको लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने इस फॉर्मूले से आपको क्यू निकालना है। क्यू निकालना है तो ये दोनों डिनोमिनेटर आप उधर भेज देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक। क्लियर। तो आप उसके बाद वैल्यूज रख देंगे, सारी वैल्यूज रखने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बच्चा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वैल्यूज रखें फिर क्रॉस करें, पहले वैल्यूज रखें फिर क्रॉस करें। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस ये है, यहाँ पे अधूरा है क्वेश्चन है, वेट अ मिनट। ये डिस्टेंस यहाँ पर ये है 0.2 इंटू 0.2। ठीक। ई कितना है आपका, ये आपका दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब अगले केस में आपको क्या करना है, इनको उधर भेजना। तो ये जाएगा आपका डिनोमिनेटर में और ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में। यहाँ पे ये चीज़ कम लिखी हुई है, 0.2 इंटू 0.2 नहीं लिखा है इन्होंने, तो मिस्टेक है इसमें कुछ कुछ, तो आप देखते रहिए, साथ में फोकस रखिए। ठीक। चलिए, तो ये आपका हो गया, क्यों निकाल लिया। नेक्स्ट, a uniform charge conducting sphere has the diameter, ठीक है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है इसकी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का लॉजिक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस। तो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज निकालना बड़ा आसान है। चार्ज इक्वल टू हो जाएगा आपका चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया आपका स्फीयर का एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। स्फीयर की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक। इससे आप निकाल सकते हैं चार्ज। आपको ये सारी चीजें गिवन थी, ये आसान है। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर की बात करी गई है। स्फीयर की बात इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप करें, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, सब वही चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी हुई है। अब आपसे अगले केस में पूछा हुआ है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि चार्ज आपने निकाल लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी से।
सिंपली चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है आपको, आपका निकल जाएगा फ्लक्स। चलिए ठीक है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्जेस प्रोड्यूसेस अ फील्ड इतना एट अ डिस्टेंस इतना, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्डा निकालना है। सबसे पहले लाइन चार्ज के लिए आपको ई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है वो ये एक बार रिवाइज करके ही अटेम्प्ट करे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब आपको निकालना है ये, तो क्या करना होगा हमें ये निकालने के लिए, फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वैल्यू पुट करिएगा फिर जाइएगा। अब एक बात बता देता हूँ आपको, अपन यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से इंटू भी कर दूंगा। ये इसलिए किया क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। अब आपको पता है ई की वैल्यू, तो 9 × 10⁴ हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगी, इंटू 2 इंटू लैम्डा अपॉन डी। डी कितना है भैया आपका, डी है आपका 0.02। स्क्वायर नहीं आता है इसमें, ध्यान रखिएगा। सिंपली है, अब सिंपली आप चीज़ों को इधर उधर करके कैंसिल आउट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, देखा जाए तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये यहाँ पे जाएगा 0.01, 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो आधी चीज़ तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई है आपकी। ठीक, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए इन्होंने क्योंकि अरेंज करने में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने बोला कि पहले आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और उसके बाद आप अरेंज करिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, अभी आता है आपका देयरफॉर द लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना। ठीक, चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आगे देख लेते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other and in the manner the faces each other। ठीक है, इस तरीके से रखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ बोली हुई है, जो हमने जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ तो हमने सेम चार्ज लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है अपोजिट साइन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो पहला हुआ है, पहले कंडीशन बोली है आपको निकालना है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। ठीक है, बी में निकालना आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, और सी में निकालना है बिटवीन द प्लेट, मतलब 3 जगह आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए अपन कुछ नहीं करना है, अपन को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वो एप्लीकेशन पढ़ी होगी तो आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक चेंज हो गया है, छोटा सा लॉजिक ये चेंज हो गया है कि यहाँ पर जो आपका सिग्मा दिया हुआ है ये एक नेगेटिव है, बी का हमने मान लिया नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है। ठीक, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपना पहले हो रहा था सिग्मा प्लस सिग्मा, इस तरीके से बन रही थी जो वैल्यू, तो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी वो। तो आपका 2 रीजन तो ऑटोमेटिकली 0 होगा नेगेटिव होने के कारण, तो रीजन 1 और रीजन 3 ये प्लस में होता था, सेम रहता था, अपोजिट हो गया तो अब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को ये। ठीक है, तो ये रीजन 1 और रीजन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 because the charge is not enclosed by the respective plates। ठीक, इन्होंने रीजन दूसरा दिया है, इसको अपन ने एलेबरेट किया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हैं। और इनक्लोज भी नहीं है, एक प्रॉपर रीजन ये भी है कि इनक्लोज नहीं है प्लेट्स के द्वारा। अब अंदर का जो सेकंड का है, सेकंड का आपका सिंपली आ जाएगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, हमने बहुत बार यूज़ हुआ है, पोटेंशियल में भी यूज़ हुआ है फॉर्मूला। अब आपको सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आपको पता है, सिंपली से आप वैल्यू रख देंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आया, ऐसा नहीं कि बहुत टफ था या कुछ भी प्रॉब्लम थी उसमें, बहुत आसानी से आया है, तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे उस पर। ओके, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को करना क्या है, अब आपको इसको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को पहले आपको चाहें, आपको सजेशन है कि एक बार आप पूरा देख लें, और सेकंड टाइम जब आप वॉच करें उस टाइम पे आप साथ में सॉल्व करें इनको।
अगर आपको जेन्युइनली चाहते हैं कि 24 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन आपको बने, तो पहले एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, जो कि आप अभी क्लास के टाइम पे भी देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेकेंड अटेम्प्ट में आपकी कॉपी को साथ रखना है, अपने आप को पूरा अटेंशन के साथ फोकस करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो के साथ ही परफॉर्म करते जाना है। वीडियो को पॉज करते जाइएगा एंड परफॉर्म करते जाइएगा। ठीक, अभी इसमें मैंने एडिशनल क्वेश्चंस जो थे उनका मैंने नहीं डाला हुआ है, तो एडिशनल क्वेश्चन का मैं बाद में डालने वाला हूँ। अभी हम इसी का करेंगे, एडिशनल का बाद में करेंगे। ठीक, तो अभी हो सकता है नेक्स्ट कुछ डेज में डाल दूँ मैं, लेकिन अभी आप इस पर फोकस करिए। आज का टारगेट यही है आपका कि इसको आपको करना है कम्प्लीटली। ठीक, तो बिल्कुल अच्छे से करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट ड्रॉप करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।